सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बिहार में निकल चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी निकलने वाली, राजस्थान में वैकेंसी आ चुकी हैं और कई स्टेटों में आ चुकी है। इसके साथ ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर बनना चाहते हैं तो सेंटर लेवल पर या केंद्रीय लेवल पर जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, इस स्टेट में सेलेक्ट होता है, या आज की डेट में पीएचडी भी, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इसका सपना देख रहे हैं, तो ये सब एग्ज़ाम भी जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही होते हैं। तो चाहे नेट हो, सेलेक्ट हो, पीएचडी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, सबका मेन मकसद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और इस एग्ज़ाम को आप चाहे नेट, सेलेक्ट या स्टेट के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, यानी कि बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाई है। इससे पहले मैं इस सेट की 41 वीडियो बना चुका हूँ, ये 42 वीडियो है, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें वीडियो में जो है पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ उनसे रिलेटिव हैं, जो टॉपिक हैं या सिलेबस से लिए गए हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों, एक मिनट नेट बंद कर देता हूँ जिससे बार बार डिस्टर्ब ना हो। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है? ए, कुशल जनशक्ति का सृजन करना, बी, मानव संसाधनों का विकास करना, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य दोनों है, कुशल जनशक्ति का सृजन करना, मानव संसाधन का विकास करना। तो इसका सी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 है, गैर परंपरागत अधिगम होता है, यानी कि जो लर्निंग है या जो हम सीखते हैं वो गैर परंपरागत, बंद ही नहीं होता। तो दोस्तों, गैर परंपरागत अधिगम होता है सरल एवं सुलभ, बी, रोजगार उन्मुखी, सी, समयानुकूल, डी, ये सभी। तो ये सभी होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम रोजगार परक नहीं होते हैं। बी, विदेशी भाषा कोर्सेज प्रमुख प्राच्य अधिगम कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सी, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम में आधुनिक पद्धति को शामिल कर सूक्ष्म पहलुओं पर बल दिया जाता है। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही नहीं है। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम रोजगार परक नहीं होते हैं। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम ही रोजगार के सृजन के लिए भी बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम अल्पकालिक होते हैं। बी, दूसरा पॉइंट है, प्राच्य अधिगम कौशल के साथ रोजगार उन्मुखी होते हैं। सी, पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम में महाविद्यालयों के पारंपरिक अधिगम पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको सही बताना है। केवल एक, सी में दिया है 1 और 2, बी में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी में दिया है दूसरा और तीसरा। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, जो कि प्राच्य अधिगम के बारे में बताया गया है, सभी राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संदर्भ में हुए कथनों पर विचार करें। यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है। दूसरा है, प्रशासकों, शिक्षाविदों तथा संस्थाओं के निजी मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। तीसरा है, यह यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ के बारे में बात हो रही है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, संघ है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए में दिया है केवल एक, बी में दिया है दूसरा और तीसरा, सी में दिया है पहला और दूसरा, और डी में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी राइट हैं। प्रश्न नंबर 6, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ए, आंतरिक नियंत्रण होता है, बी, बाह्य नियंत्रण होता है, सी, ए और बी दोनों सही हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या होता है? आंतरिक नियंत्रण भी होता है और बाह्य नियंत्रण दोनों का होता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों राइट होंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में कौन भारत में उच्च शिक्षा की संरचना में शामिल नहीं है? ए, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, बिल्कुल।
भारतीय विश्वविद्यालय संघ बिल्कुल से है। सी मुक्त विश्वविद्यालय, डी निजी विश्वविद्यालय। तो मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में वर्ष 1959 में शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है, वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया। तीसरा पॉइंट है, भाषा प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, युवा सेना प्रभाग आदि शिक्षा मंत्रालय के प्रभाग है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए में दिया केवल दूसरा, सी में दिया दूसरा और तीसरा, बी में दिया पहला और दूसरा और डी में पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इसके जो दिए गए हैं ये सभी के सभी शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ये जो उसके विभाग हैं उनके बारे में तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुक्त सॉफ्टवेयर है? एक टॉक टू ए टीचर, बी ईशान उदय, सी साक्षात या ये सभी। तो दोस्तों ये जितने भी जो है सॉफ्टवेयर हैं ये शिक्षा के लिए मुफ्त और निःशुल्क आपको उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 10, किस शिक्षा पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी आर्थिक समस्याओं से मुक्त कर शिक्षा प्रदान करना अथवा आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा वांछित नहीं होने देना है? ए दीक्षा पोर्टल को, बी विद्यालय लक्ष्मी पोर्टल, सी विद्वान और डी आस्क ए कन्वेंशन। तो इसमें सी विद्वान पोर्टल। प्रश्न नंबर 11 है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ए चेन्नई में, बी बंगलुरु में, सी कोयम्बटूर में, डी हैदराबाद में। तो दोस्तों ये बंगलुरु में, थोड़ा बंगलुरु लिखने में गलत है, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक संकटापन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण से संबंधित है? कहना मतलब जो एक संकट आने पर प्रजातियों के जो है प्राकृतिक आवास के रूप में उसको रिजर्व किया गया है या संरक्षण के लिए संबंधित है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा वाली, बी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, सी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा जो है वह संकट में जो संकट की तौर कहना मतलब संकट के दौर में प्रजातियां हैं या लुप्त हो रही हैं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए उसको बनाया गया है। प्रश्न नंबर 13, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में से योगदान के परिक्षेप में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। ताप विद्युत सचन जिनको टीपी बोलते हैं, विशाल जल विद्युत परियोजना यानी कि जिनको जो बड़ी योजनाएं हैं जल के संबंधी, LHP परमाणु ऊर्जा जिसको NE बोलते हैं, और नवीकरण ऊर्जा जिनको RE या रेन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, या इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। तो इसमें सबसे पहले LHP फिर TPP RENE ये राइट आंसर है। इनका एक क्रम है ऊर्जा उत्पादन में। प्रश्न नंबर 14, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में जीवाश्मीय ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आपको रिन्यूएबल एनर्जी जो है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है उनको अच्छे से याद करना है। पहला जैसे सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली उत्पन्न होती है, फिर नवीकरण का नंबर आ जाता है। तो आपको नवीकरण में भी किसमें सौर ऊर्जा से कितनी, पवन ऊर्जा से कितनी, बायोमास से कितनी या गैस से कितनी, हाइड्रो जो लार्ज हाइड्रो है यानी बिजली उत्पादन जो हो रही जल से है उसमें जो है एक तो बिग है एक स्मॉल है। तो ये सब का आपको क्रम याद होना चाहिए। तो इसमें जो है अगर देखा जाए जो जीवाश्म ईंधन के बाद बात करें नाभिकीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा हाइड्रो पावर से होती है। प्रश्न नंबर 15 है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं उत्तर बता देता हूं दोस्तों। इसमें जो भी आपको आंसर नहीं है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा कारण जो होता है जो बिजली कहना मतलब बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? उर्वरक मृदा,
ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। यानी कि संयोजन का मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है जो नई प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है या नवीकरण जो प्राकृतिक होते रहते हैं। स्वच्छ वायु, फास्फेट्स और जैव विविधता। बी मछलियाँ, उर्वरक, मृदा और ताज़ा जल। डी है तेल, पवन ऊर्जा। तो इसमें स्वच्छ वायु यह जो है प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरण है, हर समय पेड़ पौधों से नई ऊर्जा आती रहती है। फास्फेट्स और जैव विविधता। प्रश्न नंबर 17 है ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। जो ताज़ा जल के जलाशय हैं यहाँ पर ताज़ा जल उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो जैव के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? नगरीय क्षेत्रों में प्रवाह, नगरीय क्षेत्रों का जो जल आता है वो है। बी कृषि फार्मों से, जो फार्म या कृषि जो होती है उनसे जो जल निकलता है। मल जल का बहिष्करण। या सी औद्योगिक जल का बहिष्करण। तो इसमें मल जल का बहिष्करण। प्रश्न नंबर 18 शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वास नली में जलन होती है। शहर में ऐसा कौन सा प्रदूषण है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो मानव की आंखों में जलन करता हो और श्वास नली में। विशिष्ट पदार्थ जिनको पर्टिकुलर मेटल या पीएम बोलते हैं। पीएम भी दो तरह के होते हैं, एक तो 1 से लेके 2.5 तक, एक होता है 2.5 से 10 तक मिलीमीटर के जो साइज होता है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा है सतही ओजोन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सतही ओजोन जो होती है शहरों के अंदर जो गैस है वो क्या करती है, एक तो आंखों में जलन पैदा करती है, दूसरी सांस नली में भी परेशानी उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 19 है शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? ए 1:1:2, बी 2:1, सी 2:2, डी 1:3। तो इसमें बी सही है, 2:1। प्रश्न नंबर 20 है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्न में से कौन सा बड़ा स्रोत? ए असंसाधित मलजल। बी अविनियमित लघु उद्योग। सी कृषि संबंधी जल प्रभाव। डी धार्मिक रीति रिवाज। तो इसमें असंसाधित मलजल जो छोड़ा जा रहा है नदियों में, सबसे बड़ी नदियों में प्रदूषण का कारण है, बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो भी अच्छी लगी या आपको कुछ नई जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों इसका मैंने एक ई बुक भी बनाया है, जो लेना चाहते हैं ई बुक में टोटल 100 सेट है, 20-20 क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। और यह क्वेश्चन आपको देखने से लगेगा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हैं 50-60%, और दूसरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी टॉपिक से हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं नेट के एग्जाम में, स्लेट में, पीएचडी एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं, दूसरे उसी सिलेबस से बनाए गए हैं। साथ ही अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको ई बुक मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आप इनको ई बुक नहीं लेना चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.ldcnetexam.com पे जाएं, वहाँ पर एक कैटेगरी मिलेगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के नाम से, उसके पूरे 100 सेट आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।